क्या आप जानते हैं बबली नाम की एक हाउसमेट थी। ये रोज की तरह काम करने के लिए इस मकान में आईं। इनका आमतौर पर झाड़ू पोछा और बर्तन इत्यादि धुलने का काम होता था। वैसे इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर एक बुजुर्ग कपल और इनकी एक केयर टेकर रहा करती थीं। बबली जी इनके ही घर पर काम करती। तो सुबह सुबह के समय जब ही आई और ऊपरी फ्लोर पर पहुंची, देखा कि दरवाजा बंद है, लेकिन बाहर का लोहे वाला गेट तो खुला हुआ था। हो सकता है कि बुजुर्ग कपल डॉक्टर के पास गए हों। उम्र की वजह से कई बीमारियां भी थीं जिनकी दवाई लेते हैं। फिर इनकी निगाह पड़ती है दरवाजे की कुंडी पर। यह तो बाहर से बंद है, सच में घर पर कोई नहीं होगा। लेकिन ये दिन का समय था, फिर भी बाहर की लाइट चालू थी, अंदर से पंखा चलने की आवाज भी आ रही थी। इसका मतलब कि घर में कोई तो है। जैसे ही मेड दरवाजा खोलती है, सामने ऐसा दृश्य देखा जिसे शायद ये कभी अपनी पूरी जिंदगी में भूल नहीं सकेंगी। दो अलग अलग डिपार्टमेंट ने जांच की, थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस, लेकिन दोनों की ही थ्योरीज एक दूसरे के अपोजिट निकलती है। ये केस जितना सिंपल था, इसकी इन्वेस्टिगेशन उतनी ही घुमावदार थी। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं माथुर फैमिली केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट में आने वाले एक पॉश इलाके वसंत विहार से। यही वसंत अपार्टमेंट में हाउस नंबर 234 फर्स्ट फ्लोर पर एक परिवार रहा करता था, माथुर परिवार। अब परिवार क्या कहें, दो ही लोग थे। 80 साल के विष्णु स्वरूप माथुर अलायस जगदीश जी और इनकी पत्नी 75 साल की शशि माथुर। इनके दो बच्चे भी थे, अजय और अमिता। अमिता जी की शादी हो चुकी है और ये अपने ससुराल में रहती, जो ग्रेटर कैलाश के एमसीडी अपार्टमेंट में है। अब चूंकि माता पिता बुजुर्ग हैं तो इनकी देखभाल के लिए एक केयर टेकर को भी हायर कर रखा था, 22-24 साल की खुशबू नौटियाल। 23 जून 2019 रविवार का दिन। यही वो तारीख है जब सुबह में 8:30 बजे के आसपास हाउसमेट बबीता जी माथुर परिवार के घर पर आईं। डोरबेल बजाने के बावजूद भी जब दरवाजा नहीं खुला, फिर भी बबीता जी को उतनी कुछ खास चिंता नहीं होती, क्योंकि इनके पास घर की दूसरी चाबी थी। भले ही घर लॉक हो, फिर भी जब चाहे आ सकती हैं। स्वयं परिवार ने ही इन्हें स्पेयर की दे रखी थी। लेकिन दरवाजा तो लॉक था नहीं, बाहर से कुंडी लगी हुई थी। जब बबीता जी ने दरवाजा खोला और घर के अंदर प्रवेश किया, लिविंग रूम में आते ही इनकी चीख निकल जाती है। फौरन ये भागकर बाहर आ गईं और पड़ोसियों को चिल्ला चिल्लाकर बुलाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी देखने आते हैं। यहाँ आपस में घर भी सटे हुए थे जहाँ दूसरी फैमिलीज रहा करती। उनका भी माथुर कपल से काफी घुलना मिलना होता। कुछ लोग मेड की आवाज सुनकर देखने पहुंचे। ये लोग यहाँ पर काफी समझदारी भी दिखाते हैं। ये अंदर देखने नहीं गए, बस दरवाजे के पास से झांक कर देखा और तुरंत पीसीआर को इसकी सूचना दी, कहीं अंदर का सीन खराब न हो जाए। अभी 8:50 के आसपास का समय हो रहा था। पीसीआर में तैनात पुलिस ऑफिसर्स देखने के लिए मौके पर पहुंचे। ये 2 BHK फ्लैट था, यानी 2 बेडरूम वाला। लिविंग रूम में ही किचन के पास एक टेबल के करीब बुजुर्ग कपल की केयर टेकर खुशबू जी पेट के बल पड़ी हुई थी। पूरा फर्श लाल रंग में रंगा हुआ था। ऑफिसर एक बेडरूम के पास गए। बिस्तर पर विष्णु माथुर और शशि माथुर पड़े हुए थे। पूरा बेडरूम अस्त व्यस्त था। अलमारी में रखे कपड़े, ड्रॉवर में रखे डॉक्यूमेंट्स, बाकी सभी सामान बिखरे हुए थे। कुछ जमीन पर पड़े हुए थे तो कुछ बेड पर। घर की ऐसी दशा को देखकर फौरन पीसीआर ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को इसकी सूचना दी। वसंत विहार के थाना प्रभारी, फॉरेंसिक टीम, हर कोई यहाँ पर पहुंचता है। माथुर कपल तो यहाँ पर अकेले ही रहा करते हैं। बेटी ग्रेटर कैलाश की तरफ रहती है, बाकी रिश्तेदार ग्रेटर नोएडा की तरफ निवास करते हैं। कुछ करीबी पड़ोसियों ने उनको भी इसकी सूचना दी, वो भी यहाँ के लिए तुरंत निकल जाते हैं। अभी तो इस केस को वसंत विहार की लोकल पुलिस हैंडल करने वाली है, आगे क्राइम ब्रांच भी जुड़ेगी। तो लोकल पुलिस की जांच शुरू हो चुकी थी। घर के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, सारी चीजें देखी जाती हैं। जब परिवार के लोग यहाँ पर आएंगे तो उनसे घर को चेक कराया जाएगा, कहीं कुछ गायब तो नहीं है। वैसे फ्लैट के अंदर जो लिविंग एरिया था वो बिल्कुल साफ सुथरा और ठीक ठाक था। सब अपनी अपनी जगह पर सामान थे, लेकिन माथुर परिवार का कमरा बिखरा पड़ा था। इस केस में एक से बढ़कर एक खुलासे होने वाले हैं। घर के लिविंग एरिया में टेबल पर स्टील के 2 ग्लास मिले, उसमें कुछ आधा भरा हुआ लिक्विड था। जांच करने पर लगा कि यह शराब है। दोनों ही स्टील के ग्लास टेबल पर अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए थे। इसी टेबल पर चाय के 2 कप भी मिले, उसमें चाय भी थी। इसके अलावा सिगरेट की एक डिब्बी मिली, उसमें एक सिगरेट था। 2 बीड़ी मिले जो आधा आधा यूज किए गए थे। पेप्सी की एक बोतल पाई जाती है, उसके अंदर कुछ लिक्विड था, लेकिन वो पेप्सी नहीं थी, बल्कि वो था जो स्टील के ग्लास में मिला, यानी कि शराब। अब कोल्ड ड्रिंक के बोतल में ऐसी चीज कैसे आई, लेकिन शराब की ओरिजिनल बोतल नहीं मिलती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ पर आया हो और पार्टी की गई हो। माथुर कपल बहुत ही सरल स्वभाव के और सीधे साधे लोग थे, हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं। ये लोग यहाँ पर करीब 18 साल से रह रहे थे। विष्णु स्वरूप जी सेंट्रल गवर्नमेंट में हेल्थ स्कीम के ऑफिसर थे, एक फार्मासिस्ट थे जो रिटायर्ड हैं। इनकी पत्नी शशि माथुर जी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी NDMC में अटेंडेंट रह चुकी हैं। ये भी एक गवर्नमेंट सिविक बॉडी है, मतलब दोनों ही पति पत्नी हेल्थ सेक्टर में अपनी सेवा दे चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद का जीवन बिता रहे थे।
यह भी पता चला कि इनका जो बेटा था अजय, उनकी 20 साल पहले यानी 1999 में किसी सड़क अनहोनी में स्वर्गवास हो गया। बेटे के जाने के बाद इकलौती संतान रह गई बेटी अमिता। उनकी शादी होने के बाद वो भी ससुराल चली गईं। इधर बुजुर्ग कपल अकेले पड़ जाते हैं, इनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। हालांकि समय समय पर बेटी देखने के लिए आती रहती, रोज कॉल पर बात होती, वीडियो कॉल करती। पिछले साल 2018 के जुलाई अगस्त के आसपास शशि माथुर जी के घुटने में चोट लग जाती है, जिसका ऑपरेशन करवाना पड़ गया। उम्र भी अधिक थी, ऊपर से मेडिकल इशू भी हो गया। इससे रोजमर्रा के कामों में काफी दिक्कत होती। विष्णु माथुर जी को भी उम्र की वजह से सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती। इन्हीं सबको देखते हुए बेटी दामाद ने एक प्लेसमेंट एजेंसी से केयर टेकर हायर किया, खुशबू नौटियाल। अगस्त 2018 में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की, घर में शिफ्ट किया और बुजुर्ग कपल की देखभाल करने लगी। इन पर पूरा परिवार भरोसा भी करता। ये सब बैकग्राउंड जांचकर्ताओं को परिवार के लोगों से पता चला। कई टीमें इस केस में लग चुकी थीं, लगभग 10 टीमें। सबके अलग अलग काम थे। कोई घटना वाली जगह की जांच करेगा, कोई इलाके में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखेगा, कोई परिवार से पूछताछ करके इन्फॉर्मेशन निकालेगा, कोई कुछ और करेगा। इस परिवार में किसी के साथ दुश्मनी हो, कोई झगड़ा विवाद हो। वैसे माथुर कपल के एक भतीजे ने कैमरे पर बोला कि इनके चाचा चाची काफी अच्छे थे, दुश्मनी का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। इस उम्र में किससे और कौन सी दुश्मनी होगी। पुलिस ने एक एक पॉइंट नोट किया, एक एक एंगल आइडेंटिफाई किया और उन पर काम करने लगी। घर के अंदर 2 अलग लोग थे, 2 अलग परिवार से आते थे। एक तो माथुर कपल और दूसरी केयर टेकर खुशबू जी अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। ये पता करना है कि घटना का सेंटर पॉइंट कौन है, माथुर परिवार या खुशबू नौटियाल। फ्लैट के अंदर फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट किए जा रहे थे। माथुर कपल के रूम में चूंकि सामान बिखरे हुए थे, वहां ज्यादा कुछ सुराग मिल सकता है। लिविंग एरिया की सारी चीजें सब कुछ सही थीं। सभी सामान अपनी अपनी जगह पर थे, साफ सुथरे थे, सिवाय वो जगह जहां पर केयर टेकर पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बदमाशों ने घटना अंजाम देने के बाद लिविंग एरिया की साफ सफाई की हो। खुशबू के बेडरूम की भी अच्छे से तलाशी ली जाती है। बदमाश यहाँ पर भी आए होंगे, कोई सुराग भी छोड़ सकते हैं गलती से। पर यह रूम भी बिल्कुल ठीक ठाक था। जब पुलिस खुशबू के बेडरूम में आई और चीजें उलट पलट कर देख रही थी, तभी बेड पर तकिए के नीचे एक चीज का पैकेट मिला। इसका इस्तेमाल कपल करते हैं, डायरेक्टली नाम नहीं ले सकते हैं। आम भाषा में प्रोटेक्शन भी बोला जाता है, अब आप समझ जाइए। तो उसका ये एक पैकेट था। पर ये खुशबू के कमरे में तकिए के नीचे कैसे आया, किसने रखा? क्या यह खुशबू का था या फिर बदमाशों ने रखा हो? कहीं यह मामला प्यार व्यार का तो नहीं? खुशबू का ही कोई जानकार यहाँ पर आया हो, उसी के साथ खुशबू ने लिविंग रूम में बैठकर पार्टी की हो। घर में एंट्री करने के जो भी रास्ते थे वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। जबरदस्ती प्रवेश नहीं किया गया था। जो भी आया होगा वो घर में रहने वाले लोगों की मर्जी से आया होगा। ये बात कंफर्म थी कि किसी जानकार ने ही घटना अंजाम दी है। खुशबू के ऊपर काफी सारे निशान पाए गए थे तेजधार चीज के, लेकिन माथुर कपल के ऊपर बहुत ही कम था। कहीं उन बदमाशों की दुश्मनी खुशबू से ही तो नहीं थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस को घटना का सेंटर पॉइंट खुशबू ही लगने लगी। घर में लूटपाट के लिए घटना अंजाम दी गई हो, पुलिस को इस पर यकीन नहीं था, क्योंकि विष्णु माथुर जी का पर्स कमरे में ही पड़ा हुआ था, जिसमें कई हजार रुपए रखे हुए थे। उनकी 6 कीमती घड़ियां भी कमरे में सामने ही रखी थीं। घर में कुछ और भी कैश यूं ही सामने पड़े मिले। अगर लूटपाट के लिए घटना होती तो बदमाश ये पैसे लेकर जाते। कुछ कुछ सोने के गहने भी गायब हुए हैं, ऐसा लग रहा था। माथुर कपल की बेटी ने बताया कि माता पिता ज्यादा कुछ कीमती चीजें, गहने जेवर घर पर नहीं रखा करते थे। पुलिस खुशबू की तरफ से ही जांच आगे बढ़ाती है। हालांकि माथुर कपल के साइट को भी देखा जा रहा था। कुछ पड़ोसी बताते हैं कि एक लड़का खुशबू से मिलने के लिए अक्सर आता रहता था। आगे चलकर क्राइम ब्रांच की जांच में जो आया वो पुलिस की जांच से बहुत ही अलग था। उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अभी फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच पड़ताल के बाद तीनों को हॉस्पिटल भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। यह भी पता चला कि घर से तीनों के मोबाइल फोन्स भी गायब हैं, टोटल 4 फोन्स। इसमें से 2 खुशबू के थे और एक माथुर कपल के। खुशबू जब अगस्त 2018 में यहाँ पर काम करने के लिए आई तो उसके पास एक ही फोन था। माथुर परिवार ने उसको दूसरा फोन दिया कि इसको हमेशा ऑन रखना, माता पिता से बेटे की बात कराते रहना, वीडियो कॉल करना। इसी फोन के जरिए माता पिता और बेटी जुड़ी हुई थी। घर से 4 फोन गायब और सभी स्विच्ड ऑफ। पुलिस ने सबकी लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाई। उन्हें सर्विलांस पर भी रख दिया गया। जैसे ही ऑन होगा पता चल जाएगा। इसके अलावा IPDR भी निकलवाते हैं, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड। इसमें भले ही सिम कार्ड इनएक्टिव हो जाए, लेकिन मोबाइल इंटरनेट से कितनी देर तक कनेक्टेड था, वाईफाई हो या फिर किसी और सिम के जरिए, ये सब पता चलता है। हालांकि ऐसे डिजिटल डिटेल इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। इसी 23 जून 2019 को ही वसंत विहार थाने में अननोन के ऊपर IPC 302 का केस भी दर्ज हो चुका था। खुशबू मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है। माथुर कपल की बेटी ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी से उसे हायर किया था। पुलिस उस प्लेसमेंट एजेंसी के पास गई। खुशबू की डिटेल्स निकलवाते हैं। आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को ये बात बता दी थी कि घर पर कोई लड़का भी आता है खुशबू से मिलने के लिए। इसके बारे में माथुर कपल के साथ साथ बेटी को भी पता था।
बेटी बताती है कि जब इन्होंने उस लड़के के बारे में खुशबू से पूछा तो वो बोले कि कजन है। प्लेसमेंट एजेंसी ने खुशबू की डिटेल्स दी। इनके रिश्तेदार दिल्ली के बदरपुर एरिया में रहते थे। पुलिस ने उनसे भी कांटेक्ट किया, घटना के बारे में सूचना दी। वो भी रोते बिलखते हुए वसंत विहार पहुंचे। पुलिस को उस लड़के के बारे में और भी जानना था। खुशबू के परिवार के लोग बताते हैं कि वो लड़का कोई कजन नहीं है बल्कि प्रेमी है। उसका नाम पता चला नित्यम। अगस्त 2018 के आसपास, यानी जब खुशबू की नौकरी लगी माथुर परिवार में, उसी बीच ये सोशल मीडिया पर नित्यम से मिलती है, जो कि दोनों सेम इलाके के रहने वाले थे, पौरी गढ़वाल के। इसीलिए आसानी से दोस्ती हो गई, जान पहचान बढ़ती है। करीब 6 महीने इनकी आपस में बातचीत हुई होगी, मिलने जुलने भी लगे। 6 महीने के बाद खुशबू नित्यम को अपनी फैमिली से मिलवाती है कि शादी करना चाहती है। परिवार के लोग भी बिना किसी आपत्ति के इसे शादी करवाने को तैयार थे। खुशबू का जो मोबाइल फोन था उसके कॉल डिटेल में नित्यम से बात करने के रिकॉर्ड मिले। 3 हफ्तों में कई बार खुशबू ने उसको कॉल किए थे, लेकिन नित्यम ने अपनी तरफ से केवल एक बार कॉल किया था। दोनों की घटना वाले दिन यानी 22 जून को 1 घंटे लगातार बात हुई थी। अब सीसीटीवी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस एरिया में जगह जगह कैमरे लगे थे। यहाँ के 200 से भी ज्यादा कैमरे की फुटेज निकलवाई गई। 22 और 23 जून की दरमियानी रात में घटना अंजाम दी गई होगी। उसी हिसाब से फुटेज देखे जा रहे थे। इसी बीच एक बड़ा सुराग हाथ लगता है। वैसे माथुर कपल जिस फ्लैट में रहा करते थे, यहाँ पर 4 फ्लैट आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन घटना के दौरान किसी भी पड़ोसी ने चीख पुकार की आवाज नहीं सुनी थी। वसंत अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग में एक कैमरा लगा था, उसी की ये फुटेज है। रात में 11:38 के आसपास डार्क कपड़ों में एक महिला गेट के पास आई। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। अब रात को चेहरा क्यों ढक रखा है? जब महिला गली में आती है, इसी बीच एक स्पोर्ट्स बाइक भी आई। उस पर एक आदमी था हेलमेट लगाए, उसका चेहरा भी दिख नहीं रहा था। वो आदमी घर के पास ही बाइक को लाकर खड़ी करता है। कुछ मिनट यहीं पर रुका रहा, फिर वापस बाइक को घुमाकर ले गया कोने में। वहां पर बाइक को पार्क कर दी। उस जगह पर कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ था। कुछ दूर बाइक खड़ी करके वापस वो आदमी हेलमेट लगाए घर के पास पैदल आता है। महिला तो अंदर चली गई थी, फिर वापस ये भी बाहर निकली। इस बार आदमी को भी अपने साथ अंदर ले गई। ये लोग कई घंटे अंदर ही रहते हैं। इसके बाद रात के 2:45 पर महिला और पुरुष घर से बाहर निकले। पहले इन्होंने डार्क कपड़े पहन रखे थे, उसके बाद उनके कपड़े लाइट कलर में चेंज हो गए। दोनों अपने अपने हाथों में हैंडबैग और स्लिंग बैग लिए हुए थे, वो भी डार्क कलर के थे। घर पर कोई और कपड़ा पहनकर आए थे और बाहर निकले किसी और कपड़ों में। यह भी शंका हुआ कि वो आदमी और महिला उसी बाइक से यहाँ पर आए होंगे। महिला कोने में ही पहले ही उतर गई और पैदल घर पर आई। रावतुला मार्ग से वसंत अपार्टमेंट के बीच 6 कैमरों में ये संदिग्ध बाइक दिखी थी, लेकिन इसका नंबर प्लेट नजर नहीं आया। संदेह हुआ कि कहीं नंबर प्लेट को भी निकाल तो नहीं रखा है। दोनों 11:38 पर आए और 2:45 पर गए। पता चला कि माथुर कपल और खुशबू के सभी मोबाइल फोन्स यानी कि चारों फोन्स 1:30 से 1:45 के बीच बंद हुए थे। घर में ही बंद हुए जब वो महिला और पुरुष यहीं पर थे, फ्लैट में। भले इन बदमाशों का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन इनका चलने का तरीका, चाल ढाल, ये सब कुछ समझ आ रहा था। पुलिस इनको ही नोटिस में रखती है। इस एरिया के पुराने फुटेज भी खंगाले जा रहे थे। कभी पहले भी ये दोनों इलाके में आए हों। चूंकि जानकार लग रहे हैं तो आए होंगे ही। उधर खुशबू के बॉयफ्रेंड नित्यम का पता चला। 10 टीमों में से एक टीम 23 जून की शाम को ही पूर्वी दिल्ली की तरफ निकली। यहाँ मंडावली नामक जगह पर एक फ्लैट में नित्यम रहता था। पुलिस जब फ्लैट पर आई तो पता चला कि इसके साथ एक महिला भी है। एक तरफ तो ये खुशबू से शादी करने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ किसी लड़की के साथ रह रहा है। नित्यम साहिबाबाद में ग्राफिक डिजाइनर का काम करता था, एक प्राइवेट कंपनी के लिए। पुलिस ने इसकी और इसके महिला मित्र दोनों की लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई। लोकेशन के अनुसार नित्यम 22 जून के दिन शाम के 6:30 बजे तक साहिबाबाद में था, यानी काम पर था। फिर अपने रूम पर आ गया। रात के 8:30 बजे तक इसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है, फिर सीधे भोर के 5:06 पर ऑन हुआ। ये एक संदेहजनक बात थी। इसने घटना के दौरान अपना मोबाइल फोन बंद क्यों रखा था? इसकी महिला मित्र का फोन भी 18 घंटे ऑफ रहा। 22 जून की शाम से लेकर 23 जून की दोपहर तक दोनों की खुशबू से बात होती थी। 2-3 मैसेजेस के अलावा पहले के मैसेजेस इरेज कर दिए थे, डिलीट कर दिए थे। इन्होंने ऐसा क्यों किया? पुलिस दोनों को लेकर थाने आ चुकी थी और पूछताछ किया जा रहा था, लेकिन ये दोनों घटना के पीछे होने से इनकार कर रहे थे। नित्यम ने कहा कि उस रात इंडिया अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा था, तो कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए फोन बंद करके मैच देख रहा था। पुलिस इस बात को वेरीफाई करने के लिए डिटेल में पूछती है कि मैच में क्या क्या हुआ था। नित्यम सब कुछ बताता भी है। महिला मित्र ने फोन ऑफ करने की वजह बताई। ये अपने सिम कार्ड को प्रीपेड से पोस्टपेड करा रही थी। इसी बीच नेटवर्क चला गया था। नित्यम ने बताया कि 23 जून की भोर में 5 बजे जो फोन ऑन हुआ था, इसने वो नहीं किया था, बल्कि महिला मित्र ने किए थे गाना सुनने के लिए। आगे पता चला कि नित्यम ने किसी दूसरे सिम के जरिए रात के 12:15 तक इंटरनेट यूज किए थे। खुशबू भी 12 बजे तक इंटरनेट से कनेक्टेड थी। इसने वॉइस ओवर IP कॉल और वीडियो कॉल भी किए। इसकी अपनी फैमिली से भी बात हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में जो महिला पुरुष दिखे वो थोड़े ज्यादा उम्र के लग रहे थे। उनका चाल ढाल भी खुशबू के बॉयफ्रेंड और महिला मित्र से अलग था। लगा कि ये दोनों साजिश के पीछे नहीं हैं, बल्कि कोई और है। 2 दिन में 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुआ।
जिसमें पड़ोसी, दोनों परिवार के मेंबर्स, रिश्तेदार इत्यादि लोग थे। पुलिस ने 23 जून को ही खुशबू के रिलेटिव से बात की। अगले दिन 24 जून को छोड़ दिया। पुलिस को खुशबू के दोनों दोस्तों का इसमें कोई हाथ नहीं लगा। मीडिया के अनुसार माथुर कपल अपने इस फ्लैट को बेचना चाह रहे थे। एक ब्रोकर के संपर्क में भी थे। फ्लैट की कीमत बताई गई 70 से 80 लाख रुपए। लेकिन माथुर कपल के दामाद चाहते थे कि फ्लैट उनको मिले। भतीजे चाहते थे कि फ्लैट किसी को बेचने के बजाय इनके नाम पर कर दें। घर के अंदर से प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जरूरी कागजात भी गायब था। लगा कि बदमाशी अपने साथ ले गए होंगे। प्रॉपर्टी का एंगल भी हो सकता है। ये बात भी सामने है कि पड़ोस में एक शादीशुदा आदमी था। वो रोज खुशबू से बात करता था। थोड़ी नजदीकी लग रही थी। पुलिस ने उस पड़ोसी से भी बातचीत की। घटना के 2 दिन बाद ये केस जाता है क्राइम ब्रांच के पास। डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन हुआ, जिसमें 15 से ज्यादा ऑफिसर्स थे। पहले तो पुलिस द्वारा की गई सारी जांच की डिटेल रिपोर्ट क्राइम ब्रांच अपने हाथ में लेती है। पुलिस ने जो जांच किए थे वो भी अहम है। क्राइम ब्रांच ने अमिता से बात की। इनसे पूछा कि आपको किसी पर संदेह हो, हाल के दिन में घर पर कौन कौन आया था, किसी से बात हुई हो, घर पर कोई मिलने आता था। अमिता जी थोड़ी सोचती हैं और बताती हैं, घटना से 5 दिन पहले 17 जून को इनके पास एक कॉल आया। वो एक महिला ने किए थे। उसमें अमिता को बताया कि आपके पेरेंट्स के घर पर है, बड़े दिन के बाद अंकल आंटी से मिली, काफी अच्छा लग रहा है। अमिता को उस पर ही संदेह लगा। 1.5 साल के बाद अचानक वो महिला माता पिता से मिलने के लिए आई, वो भी बिना किसी काम के। वो आई और रात भर घर पर रुकी भी थी। उस महिला ने अमिता को अपने फोन से नहीं बल्कि खुशबू के फोन से कॉल किए थे। अमिता ने उसका नाम बताया, प्रीति सेहरावत अलायस मोना। इसकी भी लोकेशन और कॉल डिटेल निकाली गई। इसने पिछले 1.5 साल में कभी भी माथुर परिवार से संपर्क नहीं किया। लेकिन 15 जून को अचानक शशि माथुर से कॉल करके बात करती है। 2 दिन के बाद 17 जून को आई और रात भर रुकी बिना काम के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि खुशबू के ऊपर करीब 30 बार तेजधार चीज का यूज हुआ था, जबकि माथुर कपल के ऊपर 2-2 बार। इसी वजह से शुरुआत में लगा कि खुशबू से ही काफी दुश्मनी होगी। डॉक्टर ने पाया कि 2 अलग अलग हथियारों का यूज किया गया होगा। एक तो तेजधार चाकू जैसी चीज का और दूसरा कोई नुकीली चीज का, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर या बर्फ तोड़ने वाला नुकीला टूल। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 2 लोगों ने घटना अंजाम दी, महिला और पुरुष। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 हथियार का मेंशन हुआ, लेकिन ये घर पर नहीं मिले थे। शायद बदमाश अपने साथ ले गए हों। इन दिनों प्रीति गुरुग्राम में रह रही थी। सर्विलांस वाली टीम को पता चला कि विष्णु स्वरूप जी का मोबाइल फोन 23 जून को ऑन हुआ था, और वो भी केवल 10 सेकंड के लिए। तुरंत लोकेशन भी पता चली जो गुरुग्राम के होटल की थी। इससे प्रीति पर संदेह और भी गहरा हो गया। पुलिस इसका भी नंबर लेकर सर्विलांस पर लगा देती है। प्रीति का भी मोबाइल फोन घटना वाले दिन स्विच ऑफ हुआ था। उसके बाद ऑन हुआ और 23 जून की सुबह गुरुग्राम के घर से सेक्टर 31 के एक होटल में गया। उसके बाद सेक्टर 28 के होटल में 25 जून को दिखा। क्राइम ब्रांच की टीम गुरुग्राम के उस होटल में गई जहां पर विष्णु स्वरूप जी का मोबाइल फोन 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ था। पता चला कि 2 लोग यहां पर आए थे। ये सेम होटल है जहां पर प्रीति की लोकेशन भी दिखी थी। 25 जून को दोनों ने यहां से चेकआउट कर दिया। पुलिस कैमरे की फुटेज और डिजिटल डेटा की मदद से गुरुग्राम के सेक्टर 28 के होटल पहुंची 26 जून को, यानी कि घटना के चौथे दिन। यहीं पर एक रूम के अंदर प्रीति एक आदमी के साथ, जिसका नाम मनोज भट्ट था, उसके साथ पाई जाती है। पुलिस दोनों को सीधे वसंत विहार के थाने लाई। प्रीति और मनोज की भी अपनी अपनी कहानियां हैं। 42 साल की प्रीति सेहरावत नांगलोई के चंचल पार्क एरिया की रहने वाली है। इसके माता पिता यहीं रहते हैं। साल 1997 में इसने लाजपत नगर के फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद मनाली चली गई। वहाँ एक होटल में फ्रंट डेस्क ऑफिसर के रूप में काम करती है। इसी बीच इसकी शादी कपिल नामक आदमी से हुई। उससे एक बेटा हुआ। बाद में प्रीति अपने पति से अलग हो जाती है। बेटा पति के पास चला गया। साल 2000 में प्रीति की दूसरी शादी हुई निकोलस नामक आदमी से। ये भी नांगलोई का रहने वाला है। प्रीति के माता पिता ने शादी कराई थी। शादी के अगले साल ही इसको एक बेटा हुआ। पति कोई काम धाम नहीं करता था, बेरोजगार था। प्रीति ही घर का खर्च चलाया करती। 2004 में इन्हें एक बेटी हुई। बेटी के होते ही पति निकोलस प्रीति को छोड़कर चला गया। मीडिया के अनुसार ये काम करने के लिए कनाडा चला जाता है, लेकिन कुछ पैसे वैसे नहीं भेजता, पत्नी से कोई कांटेक्ट नहीं रखता। 2006 में वापस आया, लेकिन 2007 में फिर से चला गया। उसके बाद से कभी भी नहीं लौटा। प्रीति अपने दोनों बच्चों का अकेले पालन पोषण करती। बेटी नांगलोई में नाना और नानी के साथ रहती और बेटा प्रीति के साथ, यानी अपनी माँ के साथ। प्रीति का सपना था कि कोई बिजनेस करे। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इसी फील्ड में कोई कारोबार शुरू हो। इसी के चलते रियल एस्टेट एजेंट्स, ब्रोकर, ऐसे लोगों से मिलना जुलना भी होता। मई जून 2015 के आसपास प्रीति की मुलाकात हुई मनोज भट्ट से। किसी बर्थडे पार्टी में मिले थे। इनकी दोस्ती हो जाती है। मनोज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का रहने वाला है, लेकिन लाजपत नगर में रहता है। ये हौज खास में एक बिल्डर के यहाँ पर बिजनेस हेड था। महीने के 60,000 रुपए कमाता। 20 मार्च 2010 की डेट थी। शाम को मूलचंद हॉस्पिटल में एक महिला को लाया गया, जिसका स्वर्गवास हो चुका था। उस महिला का नाम था नीलम और ये मनोज की पत्नी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गले पर निशान पाए गए। उसकी राइट साइड की आंख और होठों के नीचे नाखून के निशान मिले। लाजपत नगर की पुलिस 302 का मामला दर्ज करती है। इसी 20 मार्च 2010 को
नीलम के पति मनोज की जब सीडीआर निकाली गई तो ये एक आदमी के साथ घटना के पहले, घटना के दौरान और घटना के बाद भी संपर्क में था। उसका नाम था फकरुद्दीन। पुलिस ने जांच में पाया कि मनोज ने अपने साथियों फकरुद्दीन, मोबिन और जाकिर के साथ मिलकर अपनी पत्नी नीलम को रास्ते से हटा दिया। मनोज जहां काम करता था वहां किसी लड़की से प्रेम संबंध हो गया था। उसी वजह से घटना अंजाम दी। पुलिस चारों आरोपियों को अरेस्ट करती है और मामला कोर्ट में गया। आगे 29 अप्रैल 2015 को साकेत कोर्ट मनोज भट्ट को सबूतों के अभाव में केस से बरी कर देती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसको बेल मिला था। जेल से छूटने के कुछ हफ्तों के बाद ही मनोज प्रीति से मिला। इनकी दोस्ती बढ़ती जाती है। करीब 6 महीने के बाद साथ में शराब पीते हुए एक दूसरे को अपने अपने पास्ट के बारे में बताते हैं। 2015 में ही प्रीति मनोज के साथ मिलकर एक हॉस्टल ओपन करती है गुरुग्राम के सेक्टर 38 में। एक तरह से पीजी था, पेइंग गेस्ट। 2017 से दोनों गुरुग्राम में साथ रहने लगे थे, लिव इन में। इनका पीजी वाला बिजनेस चल नहीं पाता, बंद हो गया। फिर सेक्टर 9 में रेस्टोरेंट ओपन किया। 2018 तक वो भी बंद हो गया। इससे इन दोनों को पैसों का बहुत ही नुकसान होता है। मनोज काफी चिड़चिड़ा हो गया, शराब पीने लगा। प्रीति भी खर्चा पूरा करने के लिए जॉब करने लगी। 2019 की शुरुआत में प्रीति बीमार पड़ जाती है और जॉब छूट गया। फिर भी मनोज इससे शराब के लिए पैसे मांगता, कहता कि या तो पैसे दो या फिर कहीं बड़ा हाथ साफ किया जाए, यानी कि लूटपाट की जाए, शॉर्टकट में पैसे बनाए जाएं। तभी प्रीति को शशि आंटी याद आई, यानी कि शशि माथुर। प्रीति की जो माँ है रश्मि, वो शशि की बचपन की दोस्त और कलीग हैं। जिस जगह पर शशि जी काम करती थी वहीं पर प्रीति की माँ भी काम करती। ऐसे ही प्रीति का माथुर फैमिली से कनेक्शन था, फैमिली फ्रेंड के रूप में। लेकिन दोनों माताओं के रिटायर हो जाने के बाद कनेक्शन टूट गया। प्रीति को लगा कि माथुर कपल पैसे वाले हैं, ऊपर से उम्र दराज भी हैं, उनके घर पर चोरी चकारी करना आसान होगा। मनोज ने कहा कि वही करेंगे। घटना से लगभग 10 दिन पहले से दोनों प्लान करने लगे। घुलने मिलने के लिए प्रीति 15 जून को शशि आंटी को कॉल करती है। 17 जून को इसको एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था। इसी तारीख में शाम को ये माथुर परिवार के घर गई, वहाँ घुलने मिलने की एक्टिंग की, रात को वहीं पर रुकती भी है। ऊपर से खुशबू के फोन से आंटी की बेटी को कॉल कराया कि आपके घर पर आई है, अच्छा लग रहा है। बातों बातों में ये दंपति से पता कर लेती है कि घर में कौन कौन रहता है, कब कौन आता जाता है। केयर टेकर खुशबू से भी दोस्ती कर ली, जान पहचान बढ़ा ली। घर पर आने जाने के दौरान ये एरिया में लगे हुए कैमरे भी देखती है। घटना से एक दिन पहले 21 जून की रात को भी मनोज और प्रीति उसी बाइक से, यानी कि ब्लैक कलर की पल्सर, उससे इलाके में आए थे। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि महिला हाथ से इशारा करके मनोज को घर दिखा रही है। फिर इन्होंने एक पड़ोसी से पास के लोकल रेस्टोरेंट के बारे में पूछा और चले गए। ये रेकी कर रहे थे, आने जाने के रास्ते देख रहे थे। अब घटना वाले दिन 22 जून की रात को 10:30 बजे उसी पल्सर बाइक से मनोज और प्रीति गुरुग्राम से निकले। मनोज ने घर पर ही अपना फोन बंद करके छोड़ दिया था। प्रीति भी फोन बंद कर देती है। मनोज ने प्रीति से बोला कि काले कपड़े पहन लो, एक तो अंधेरा है, ऊपर से काले कपड़े भी पहन लेंगे तो कैमरे में दिखेंगे नहीं। लेकिन प्रीति के पास कोई ब्लैक ड्रेस नहीं था, इसने डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहने। एक्स्ट्रा कपड़े भी रख लिए, अगर ये खराब हो जाए तो दूसरे पहन सके। प्लान के तहत वसंत विहार पहुंचे। गली में ही मोड़ पर बाइक रोकी। प्रीति उतरकर पैदल घर गई। फिर मनोज बाइक लेकर घर के पास आया, लेकिन वापस बाइक को खड़ी करने के लिए मोड़ पर ले गया। इधर प्रीति माथुर कपल के दरवाजे पर पहुंची। खुशबू ने दरवाजा ओपन किया। अभी आधी रात का समय था, 11:40 हो रहा था। प्रीति ने कहा कि यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि अंकल आंटी से मिल लूं, एक बार देख लूं। खुशबू अंदर बुलाती है। विष्णु माथुर जी तो दवाई खाकर बेडरूम में आराम कर रहे थे। शशि जी भी दवाई ले चुकी थी और सोने जा रही थी। तभी प्रीति आ गई, उसको अंदर बुलाया, बिठाया। प्रीति ने बोला कि इसका एक दोस्त है, नीचे खड़ा है। आंटी ने बोला कि उसको भी ऊपर बुला लो, नीचे क्या कर रहा है। अब प्रीति नीचे गई और मनोज को लेकर ऊपर आई। मनोज अपने साथ पेप्सी की बोतल में शराब लेकर आए हुए था। आंटी ने खुशबू को बोला कि दोनों के लिए चाय बना दो, ये सोने जा रही थी। मनोज ने प्रीति से कहा कि टीवी ऑन कर दो क्योंकि मैच आ रहा है, वॉल्यूम को भी बढ़ा दो ताकि अंदर की आवाज दब जाए। खुशबू चाय बनाकर जैसे ही लिविंग रूम में लेकर आई, मनोज ने तेजधार चाकू उस पर यूज किए। इतनी बार चलाता है कि उसको संभलने का मौका भी ना लगे और वो चीख चिल्ला भी ना पाए। इसके बाद मनोज माथुर कपल के बेडरूम में गया। प्रीति कमरे के बाहर खड़ी थी, उनके भी गले पर चलाकर कहानी समाप्त की। अब ये लिविंग रूम की साफ सफाई करते हैं। उसके बाद हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज किए, जो कपड़े लेकर आए थे उन्हें पहने। इसके बाद ये माथुर कपल के कमरे में कीमती चीजें ढूंढते हैं। विष्णु स्वरूप जी ने अलमारी की चाबी अपने गले में पहनी थी। मनोज उसको निकालकर अलमारी खोलता है, गहने निकालें, लगभग 86,000 रुपए कैश उठाएं। कुछ पैसे ये छोड़ भी देते हैं ताकि ये लूटपाट का एंगल ना लगे। पुलिस को गुमराह करने के लिए मनोज ने वो आपत्तिजनक पैकेट खुशबू के कमरे में तकिए के नीचे छोड़ा। लिविंग रूम में टेबल पर दोनों शराब पीते हैं। मनोज ने बीड़ी पी, प्रीति सिगरेट निकालती है, लेकिन मनोज ने मना किया। जिसके बाद डिब्बी में रखकर वहीं पर सिगरेट छोड़ दिया। इन्होंने सोने की चेन, लॉकेट, हीरे की अंगूठी, सोने के कड़े, कंगन, कई सारी चीजें चोरी की। फिर आराम से 2:45 पर घर से निकल गए। इन्होंने घटना में किचन में यूज होने वाला चाकू और स्क्रू ड्राइवर यूज किए थे। दोनों सीधे गुरुग्राम के घर आए। एक पॉलिथीन बैग में मनोज घटना के दौरान पहने हुए कपड़े, जूते, माथुर कपल और केयर टेकर के मोबाइल फोन्स उसमें पैक किए। दूसरे प्लास्टिक बैग में इस्तेमाल किए हुए हथियार रखे।
इसके बाद इन्हें ठिकाने लगाने निकल गया। प्रीति को पकड़े जाने का डर था, इसलिए घर छोड़कर होटल रहने चली गई सेक्टर 32 के। मनोज जब आया तो फेज 1 के होटल ले गया। 23 जून की सुबह ही प्रीति गुड़गांव के सदर बाजार गई। वहां पर एक ज्वेलर के सामने रोती भी लगती है कि इसके पति की तबीयत बहुत खराब है, पैसों की जरूरत है। सोने के 4 चूड़े और एक कड़ा वहां पर दिया और 1.5 लाख रुपए उधार लिए। मनोज ने विष्णु स्वरूप जी का मोबाइल फोन अपने पास रख लिए थे। होटल आकर ऑनलाइन बुकिंग के लिए फोन ऑन किया, इसमें दूसरा सिम लगाया था। फिर याद आया कि पुलिस लोकेट कर सकती है। 10 सेकंड में फोन को बंद कर दिया। प्रीति गहने के बदले लाए गए सारे पैसे मनोज को देती है। 2 दिन के बाद ये दूसरे होटल में शिफ्ट हुए। पकड़े जाने के बाद मनोज ने पुलिस से कहा कि कुछ दिन में ये बेल पर छूट जाएगा, टेंशन की बात नहीं। इसने जेल में रहने के दौरान कैदियों से सारे ट्रिक सीखे थे, कैसे ऐसी घटना को अंजाम देना है, सबूत मिटाने हैं। 5 साल जेल में रहकर यही सीखा। पुलिस को गुमराह करने के लिए घर से प्रॉपर्टी के पेपर्स भी चोरी किए ताकि माथुर कपल के रिश्तेदारों पर संदेह हो। खुशबू के कमरे में वो पैकेट रखा ताकि उसके किसी करीबी पर संदेह हो, खासकर प्रेमी पर। जब पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए होटल गई थी तब ये दोनों चोरी के गहने भी पहन रखे थे। पकड़े जाने के बाद 10 दिनों तक इन्होंने पुलिस को इधर उधर घुमाया। 5 जुलाई को सुशांत लोग DLE फेज 1, कूड़े के ढेर से कपड़े, बाकी फोन, घटना में यूज किया गया चाकू, स्क्रू ड्राइवर, इसके अलावा 2 आपत्तिजनक पैकेट्स भी मिले जो खुशबू के कमरे में मिले पैकेट से मैच कर रहे थे। उसमें से एक मनोज ने फ्लैट में रखा और बाकी दोनों कूड़े में फेंक दिए। वो पल्सर बाइक भी बरामद की गई जो घटना के दौरान आने जाने में यूज किया गया था। 19 फरवरी 2020 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। मामला कोर्ट में गया। पुलिस को घर की अलमारी पर 3 फिंगरप्रिंट्स मिले। दवाई के एक डिब्बे पर भी मिला, दोनों मनोज से मैच करते हैं। बीड़ी पर मिला हुआ बायोलॉजिकल स्टेन मनोज से मैच हुआ, सिगरेट वाला प्रीति से। यह केस कोर्ट में चलता रहा। यह मामला फिर से जून 2025 में चर्चा में आया। प्रीति सहरावत ने कहा कि मनोज ने इसको डरा कर काम करवाया था। ये सरकारी गवाह बनने को तैयार है, मनोज भट्ट के खिलाफ बयान देने को तैयार है। मनोज के दबाव में इसको शामिल होना पड़ा था। कोर्ट में दिए गए हलफनामे में प्रीति सारी चीजों का खुलासा करती है। ये अपने आप को केस से बचाना चाहती थी और मनोज को फंसाना चाहती थी। पुलिस ने कहा था कि वारदात चोरी के लिए नहीं हुई, लेकिन क्राइम ब्रांच ने कहा कि वारदात लूटपाट के इरादे से ही की गई। ये केस सेशन कोर्ट में चल रहा है, जल्द ही फैसला आने की संभावना है। दोनों आरोपी जेल में हैं। तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।